नमस्कार, नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम एक किताब पे चर्चा करेंगे और आज हम जिस किताब की चर्चा करेंगे वो डॉक्टर धनंजय राय के द्वारा लिखी हुई है। और जैसा आप जानते हैं कि धनंजय और मैं इस कार्यक्रम को एक साथ संचालित करते हैं, पर चूँकि आज खुद धनंजय की किताब पर चर्चा है, इसलिए धनंजय यहाँ पर सवालों के जवाब देने की भूमिका में रहेंगे। आज हम जिस किताब पर बातचीत करेंगे उसका टाइटल है कॉन्टेस्टेड रिप्रेजेंटेशन, दलित्स, पॉपुलर हिंदी सिनेमा एंड पब्लिक स्फीयर। और यह किताब अ, अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुई है और इस किताब में 2022 में किताब पब्लिश हुई है और ये किताब काफ़ी लोकप्रिय किताब साबित हो रही है इस लिहाज से क्योंकि इसने समकालीन दौर में जो दलित मुद्दे हैं और जो सिनेमा का पूरा प्रारूप है, ख़ास तौर पे 1990 के बाद के दौर में, 1990 के बाद के दौर में, उसकी इसने पड़ताल की है। और इस किताब की जो एक सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि इसमें सैद्धांतिक पहलुओं पर भी काफ़ी गहराई से बातचीत की गई है और सिनेमा जैसे एक आम-फ़हम विषय जो कि हर किसी के लिए आकर्षक होता है, हर कोई सिनेमा देखता है, हम सबकी ज़िंदगी से सिनेमा या फ़िल्म जुड़े हुए हैं, तो उसमें किस तरीके से समाज के सबसे वंचित तबके की चिंताएँ आ रही हैं, किस सीमा तक उन चिंताओं को छोड़ दिया जा रहा है, इन सब मुद्दों पर धनंजय ने यह किताब लिखी है। ये किताब उनकी पीएचडी का जो काम है उसका काफ़ी एक परिवर्धित रूप है, काफ़ी उसमें उन्होंने बहुत सारे और रिसर्च को जोड़ा है अपनी पीएचडी के बाद और फिर वो एक किताब की शक्ल में हमारे सामने है। आज की जो ये पूरी चर्चा है उसमें निश्चित रूप से हमारे साथ धनंजय रहेंगे जो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मौजूदा समय में वो सीएसडीएस में फेलो के रूप में काम कर रहे हैं। हालाँकि वहाँ भी अब फेलो शब्द नहीं चलता है, वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। तो धनंजय आजकल वहाँ हैं और हमारे साथ शैलजा हैं जो कि भारती कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं। तो एक लिहाज से आज के इस कार्यक्रम में हम तीनों ही लोग पॉलिटिकल साइंस के जुड़े से हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं आज के इस कार्यक्रम में सवाल ज़्यादा नहीं करूँगा, बल्कि मैं सुनूँगा ज़्यादा और मैं आम तौर पर जो किताब और जो भागीदार लोग हैं उनकी एक तरीके से परिचय देकर खुद को पीछे कर लूँगा। लेकिन हमारे साथ हरीश वानखेड़े भी जुड़ने वाले थे जिन्होंने अपने सवाल भेजे हैं धनंजय की किताब पर चूँकि वो जुड़ नहीं पाए क्योंकि वो कहीं बाहर हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ अपने सवाल पर ज़्यादातर हरीश के सवाल धनंजय के सामने रखूँ। हमारी ये चर्चा 35 से 40 मिनट की होगी। हमारी कोशिश होगी कि कुछ बातें हम किताब के आस-पास करें और कुछ आगे की रिसर्च की संभावनाओं के बारे में बातचीत करें। तो धनंजय और शैलजा आप दोनों लोगों का स्वागत है। मैं शैलजा से अनुरोध करूँगा कि वो पहला सवाल धनंजय से करें। धन्यवाद कमल। आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। और सबसे पहले मैं धनंजय को बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी जिन्होंने ये वॉल्यूम अपना एक इतना इंसाइसिव और इतना पर्टिनेंट वॉल्यूम अकाउंट उन्होंने दिया है हिंदी सिनेमा का, जिसके सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस सिनेमा के समाज पर क्या होते हैं, इस विषय पर दलित पर्सपेक्टिव को वो सामने लाने की कोशिश करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व सिनेमा में किस प्रकार का है और सामाजिक और राजनीतिक दोनों तौर पे ही ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें ज्यादा चर्चा इस विषय पर किताबों के माध्यम से की नहीं गई है। अगर हम सोशल साइंसेस की बात करें तो बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आई डोंट थिंक देयर इज हार्डली एनी वर्क which deals with the subject, and then this work of Dhananjay is a very meaningful contribution जहां इन्होंने एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लेंस को से सिनेमा का एनालिसिस करने की कोशिश की है और उसमें दलित रिप्रेजेंटेशन को समझने का प्रयास किया है। So बहुत बहुत मुबारकबाद धनंजय। It is really a very incisive and compelling account. I really thoroughly enjoyed reading it, and as I said, it is very compelling. थैंक यू कमल और थैंक यू शैलजा इस महत्वपूर्ण सवाल के लिए। और मेरा जो उत्तर होगा वो बहुत ही ब्रीफली होगा क्योंकि आपने जिस तरह से प्रश्न पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हमारे लिए एक खास मायने रखता है। Yes, in one sense, I mean, if you're asking that you acknowledge
semi-autonomy of the cinematic narration in material sphere, but I mean, आपने ये जैसे मैं आपका प्रश्न रिपीट करूंगा ऑडियंस के क्लैरिटी के लिए भी, क्योंकि कुछ आवाज नहीं आ पा रही थी. So you have asked this question. In the book, you adopt the dialectical method, contending that the motivation of cinematic content have no independent existence and they are part of more extensive processes conditioned by the dominant material and social interest. However, you acknowledge semi-autonomy of the cinematic narration in the material sphere, but an almost complete singularity of the social, that is Brahminical social order. Are you indicating that popular Hindu cinema is Brahminical Hindi cinema? इस पे चूंकि हमारा प्रोग्राम बाइलिंगुअल है और मोस्टली हम आंसर हिंदी में ही देते हैं, तो मेरा प्रश्न हाँ, yes, in one sense, yes, it is, we can constitute it as a popular Brahminical Hindu cinema, but I mean, but it is also extension of one of the material spheres. So जब हम हिंदू सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो इसमें मटेरियल स्फेयर जो है वो डीलिंग नहीं हो जा रहा है, इसमें मटेरियल स्फेयर भी है और सोशल स्फेयर है. अब मटेरियल स्फेयर कैसे है? जब हम मटेरियल स्फेयर के बहुत सारे क्राइसिस अपने हैं, क्राइसिस ऑफ मटेरियल स्फेयर का रिफ्लेक्शन हिंदी सिनेमा में है. वो जो आपका रूरल और अर्बन का या जो मेथड है, विजन है, जो स्ट्रगल्स हैं दोनों वर्ड का, या जो इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री और इंडस्ट्री वर्सेस नाउ सर्विस सेक्टर, और जो ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है हिंदी सिनेमा में, वो विदाउट मटेरियल क्राइसिस नहीं है. आई मीन, अगर आप मटेरियल कंफर्टेबिलिटी की बात करेंगे या ग्लोबल कैपिटल लिंकेजेस की बात करेंगे, ऐसा बहुत कम ही होता है कि अननोन शहर हिंदी सिनेमा के हिस्सा बन पाते हों. वो बड़े मेगा शहर बनते हैं, और जो छोटे शहर बनते हैं वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी वो शहर बनते हैं. तो सिनेमा में वो है, और एक तरह से वो मटेरियल स्फेयर का. लेकिन ये फायदा तो है हिंदी सिनेमा को कि मटेरियल स्फेयर के 3 इंपॉर्टेंट स्टैंड्स को चुनौती देते हुए या उनके भीतर के स्ट्रगल को दिखा पा रहा है, या उनमें इतनी ऑटोनॉमी सिनेमा की बन पाती है कि वो एक स्फेयर को दूसरे स्फेयर के बरबक्स दिखा पा रहा है. लेकिन ये ऑटोनॉमी जो ही हम सोशल स्फेयर में जाते हैं वहां पे वो खत्म हो जाती है, और जितने भी रिजोल्यूशंस हैं, इवन कास्ट क्वेश्चंस के और जेंडर क्वेश्चंस के, एलजीबीटी क्वेश्चंस के, और पर्टिकुलर अगर मैं कास्ट क्वेश्चंस की बात करूं, कास्ट क्वेश्चंस की भी बात मैं नहीं करूं, तो दलित प्रश्न पे, अगर सीधा हम दलित प्रश्न पे बात करते हैं, तो उसका जो रिजोल्यूशंस होता है वो ब्राह्मणिकल सोशल के ही अंदर होता है. यहाँ पे सिनेमा ब्राह्मणिकल सोशल से आगे नहीं जा पाता है. मैं आपकी बात से सहमत. मैं एक सवाल हरीश की तरफ से करना चाहूँगा. हरीश ने बहुत अच्छा सवाल किया है किताब पर कमेंट करने के साथ-साथ कि किताब काफ़ी प्रभावशाली है और ये एक तरीके से सिनेमा और जो समाज के वंचित तबके और उनकी चिंताएँ हैं, उनको सामने रखती है. तो हरीश ये प्रश्न करते हैं कि क्या आप यह मानते हैं कि बाकी सारे जो मास एंगेजमेंट जिससे कि आम लोग एक-दूसरे से जुड़ सकें, उसके जो मीडियम्स हैं, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या साहित्य हो, उसकी तुलना में जो सिनेमा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? और क्या आप यह मानते हैं कि एक प्रभावशाली मीडियम के रूप में हमें इसे एक कॉमर्शियल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने वाले माध्यम के रूप में मानना चाहिए? और क्या आपको यह लगता है कि जो लोग सिनेमा बनाने के काम में जुड़े हुए हैं, वो मोटे तौर पर उनकी जो एक जिसे हम नैतिक कंसिडरेशन बोल सकते हैं, नैतिक चिंताएँ बोल सकते हैं, उनको पूरा करने में सफल रहे हैं? यानी कुल मिलाकर कि हम क्या यह कह सकते हैं कि सिनेमा जो है, उसको उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, वो सच में एक एक्टिविस्ट नुमा या समाज को के सही तरीके से देखने और दिखाने के काम में लगे हुए हैं? ये हरीश का पहला सवाल है और उस पे आपकी क्या टिप्पणी है? धन्यवाद कमल. और ये हरीश का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो मैं जिस तरह से मैं जो शैलजा का प्रश्न था उसका ही यह प्रश्न इन कंटिन्यूएशन में है. तो मुझे लग रहा है कि जो सिनेमा है, सिनेमा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है.
कितना है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। और ये महत्वपूर्ण माध्यम अपने दो खास वजहों से है, जिसको हम रिप्रोडक्शन और रिलेशनैलिटी बोल सकते हैं। तो इसकी इमेंस कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन करने की और अपने कंटेंट को रिप्रोड्यूस करने की, और रिलेशनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये एक तरह से अपने जिसको आप कह सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बेंजामिन में भी बहुत आता है, वो है इसमें, जिसमें आप मास प्रोडक्शन है और रिलेशनैलिटी है। ये रिलेशन एक इस्टेब्लिश करता है, एक तरह से रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। लेकिन यहीं तक, ये यहाँ तक ठीक है और ये बहुत पावरफुल है। लिटरेचर भी एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, बट इसका जो टेक्नोलॉजिकल डिसेंट्रलाइजेशन और एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन है, वो रिलेशनैलिटी के रीच को बहुत आगे पहुंचा देता है हिंदी सिनेमा। इस मायने में हिंदी सिनेमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपकी इस बात से, हरीश की इस बात से सहमत हूं कि सिनेमा को सिर्फ हम एंटरटेनमेंट और कमर्शियल एंटरप्राइज के तौर पे ना देखें, क्योंकि सिनेमा मुझे लगता है कि वो सोशल लैंग्वेज भी प्रोड्यूस करता है, और सोशल लैंग्वेज सिनेमा का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सोशल लैंग्वेज जो है वो मीडिएट करता है मटेरियल स्फीयर और सोशल स्फीयर से, जैसा कि शैलजा अपने प्रश्न में ये इंगित भी कर रही थी। अगर हम हिंदी पब्लिक स्फीयर की बात करें तो हम मल्टीपल कंटेस्टेशन मटेरियल स्फीयर के अंदर देखते हैं, लेकिन अगर हम डोमिनेंट सोशल स्फीयर की बात करें तो वहां पे ये कंटेस्टेशन करीब करीब गायब रहता है। तो अब जहां पे मल्टीपल कंटेस्टेशन है मटेरियल स्फीयर के अंदर, बट सोशल स्फीयर के अंदर हमें डोमिनेंट एक सोशल फोर्स दिखती है, जिसको हम ब्राह्मणिकल सोशल बोल सकते हैं। और ये ब्राह्मणिकल सोशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल्चरल न्यूएंसेस को शेप करने के लिए और सेमेंटिक ऑफ एक्सप्रेशंस को भी शेप करने के लिए। तो दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और सिनेमा का जो सोशल लैंग्वेज है, ऑफ कोर्स वो मटेरियल और सोशल स्फीयर का ही एक्सप्रेशन है। तो सिनेमा को मुझे लग रहा है कि इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन इंडिविजुअल डायरेक्टर और एक्टर से हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये उस एक पैराडाइम और फ्रेमवर्क में वो ऑपरेट कर रहे हैं। एथिकल कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सम फिल्म मेकर्स में हैव सम लिबरल ह्यूमनिज्म। इस पे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि फिल्म में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीजों को चैलेंज करते हैं, और वो लिबरल ह्यूमनिज्म के फॉर्म में आता है। अब सवाल ये है कि क्या वे डोमिनेंट मटेरियल स्फीयर और सोशल स्फीयर को रेसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। एंड मेनी टाइम्स देयर इज अ ह्यूज कॉम्प्रोमाइज ऑन सोशल स्फीयर, जहां पे हम ये तो दिखाते हैं कि गांव का फ्यूडल बहुत बेकार हो सकता है और शहर के एक एटोमाइज लाइफ के, लेकिन अर्बन और एटोमाइज लाइफ में जो कास्ट है वो सिनेमा नहीं दिखाता है। मेरा ये धनंजय, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है इससे जुड़ा हुआ, कि जैसे कि क्या हम इसमें हिंदी सिनेमा और जो दक्षिण भारत में जो सिनेमा बनता है, क्योंकि मैं पीछे कुछ फ़िल्म्स देखता था और अब तो काफ़ी फ़िल्में आने भी लगी हैं ओटीटी वगैरह पर, जिसमें कि ज़्यादा सोशल कंसर्न दिखता था, और हम अभी खुद भी जानते हैं कि दलित कंसर्न को लेकर भी कई फ़िल्में आई हैं। तो क्या ये सवाल थोड़ा-सा अलग लग सकता है, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी सिनेमा है, वो दलित मुद्दों के लिहाज से ज़्यादा पीछे है दक्षिण भारत के सिनेमा से? इस पे मैं बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा। दो चीजें हैं, जैसे कि एक तो जो नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट है साउथ में, वो एक तरह से वो वहाँ के पब्लिक स्फीयर को चैलेंज देते महसूस होते हैं। तो भले ही वहाँ पे मटेरियल स्फीयर को सोशल मूवमेंट चेंज नहीं कर पाए हों बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सोशल मूवमेंट्स है या मूवमेंट्स है पॉलिटिकल मूवमेंट, वो सोशल स्फीयर को बहुत हद तक चैलेंज किए हैं। तो वहाँ का जो सिनेमा का एक रिप्रेजेंटेशन है, उसमें ये बहुत सारा प्रतिबिंब आपको दिख जाएगा कि जहाँ पे एक बैलेंस और एक क्रिटिकल टाइप का सिनेमा आता है। लेकिन एक दूसरा पहलू है, हमें और थोड़ा क्लोजर जाना होगा। जैसे कि जब हम कास्ट की बात कर रहे होते हैं तो कास्ट जैसे बहुत सारे अभी रिसेंट आर्गुमेंट्स हैं, और ये अम्बेडकर में भी है, कि कास्ट जो है बिना जेंडर के नहीं हो सकता है। दे कांट बी कास्ट विदाउट जेंडर सब्जुगेशंस।
तो लेकिन क्रिटिक ये बोलते हैं कि जिस कई तरह की जो फिल्में आई हैं, जिसको जो 1000 क्लब की फिल्में हैं या 900 करोड़ क्लब की फिल्में हैं, उसमें एक तरह से वेलराइजेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी भी है। तो जो मैस्कुलिनिटी है, अगर वेलराइजेशन है और कैरेक्टर में अपीयर टू बी वेरी प्रोग्रेसिव, तो ये एक टसल तो है जहां पे कास्ट क्वेश्चंस को खत्म करने के लिए जेंडर को भी खत्म करना जरूरी है। वहां पे मैस्कुलिनिटी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आती है। तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है, एक कॉम्प्रोमाइज भी है एक फ्रंट पे। जी। शैलजा, आप अगला सवाल करें। से थोड़ा, ये है हाँ जी। कि एनी वर्क ऑफ आर्ट जो है वो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप पे रेस्ट करता है। वो रिलेशनशिप होता है रियलिटी, यथार्थ है उसका, सिनेमैटिक पोर्ट्रेयल और मे बी इन अ नॉवेल फॉर्म और व्हाटएवर द वर्क ऑफ आर्ट इज, पेंटिंग, अ नॉवेल और सिनेमा, और ऑडियंस में उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसका रिसेप्शन। क्या आपको लगता है कि जो पॉपुलर हिंदी सिनेमा है उसने उसमें एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट विद द क्वेश्चन ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी दैट इज मिसिंग, एज यू नो, एंगेजमेंट विद द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी और करप्शन और रिलीजन, सेक्युलरिज्म, जिस हिसाब से हिंदी सिनेमा ने इन विषयों के साथ एंगेज किया है, कास्ट के सवाल के साथ एंगेज नहीं किया है। जैसा कि वेस्ट में रेस के सवाल के साथ एंगेजमेंट हम देख सकते हैं। और जब ये त्रिकोणीय संबंध की मैं बात कर रही हूँ बिटवीन द रियलिटी, इट्स पोर्ट्रेयल एंड इट्स रिसेप्शन अमंग द ऑडियंस, हाउ टू एक्सप्लेन द थर्ड कंपोनेंट, ये जो रिसेप्शन है या अंडरस्टैंडिंग है, विथ रेफरेंस टू व्हाट यू टॉक इन योर बुक अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल, कैसे आप उसको समझते हैं? ये मेरा प्रश्न है। थैंक यू सर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्चुअली जो आपका दूसरा प्रश्न है उसमें 3 प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है उसमें आप ये पूछ रहे हैं कि हिंदी सिनेमा ने क्या कास्ट प्रश्न को मीनिंगफुली इंगेज किया है कि नहीं। मेरा मानना है कि नहीं किया है। ये मेरा सीधा आंसर है इस प्रश्न पे कि नहीं किया है। इंगेज किया है, लेकिन आपने बोला मीनिंगफुली इंगेज किया है कि नहीं, मेरा मानना है कि नहीं किया है। जो आपका दूसरा प्रश्न है वो ये है, एक्चुअली 2 ही प्रश्न हैं इसमें, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि रियलिटी, पोर्ट्रेयल और रिसेप्शन जो ऑडियंस की है, ये एक ट्रायंगल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इसमें कहाँ तक यह संभव है कि न्यू सोशल, जिसको हम नया सोशल बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि न्यू सोशल है वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है। अब वो सिनेमा में ही पॉसिबल है, सिनेमा में ही आएगा। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर सोशल रिग्रेसिव है तो आर्ट फैक्ट बहुत ही प्रोग्रेसिव होने की उम्मीद करना बहुत ज्यादा डिमांड भी और एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है। तो न्यू सोशल पॉसिबल है, लेकिन अगर हम जो आपका प्रश्न है ऑडियंस से संबंधित, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है जो रिप्रोडक्शन और रिलेशनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अपना जो ये प्रोड्यूस करता है कंटेंट। लेकिन एक साथ-साथ ये 2 चीज़ और करता है, ये फ़ैमिलियरिटी प्रोड्यूस करता है और डीफ़ैमिलियरिटी भी प्रोड्यूस करता है। तो सिनेमा जो है, हिंदी सिनेमा और में कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे दर्शकों से मिलेंगे और बहुत सारे क्रिटिकल ऑब्जर्वर्स से मिलेंगे जो सिनेमा पे काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि सिनेमा जो है उसमें बहुत नया कंटेंट है, बहुत अच्छा कुछ कर रहा है। मेरा डिफरेंसेस नहीं है इस पोजीशन से, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही क्रिटिकल और क्रिएटिव माइंड है, वो भी कई बार मैसिव फ़ैमिलियरिटी सिंड्रोम से प्रभावित हो जाते हैं। क्या होता है कि सिनेमा एक ही तरह का कंटेंट दिखाता है और उसी कंटेंट को वो दूसरे वे में थोड़ा-सा दूसरे वे में दे दे, तो हम उसको एक डिपार्चर बोलने लगते हैं। मेरा मानना है कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो फ़ैमिलियरिटी सिंड्रोम है सिनेमा का, जो एक तरह से दिखाना है,
उसके अंदर वो जो डिफरेंस और जो डिफरेंट दिखाने की कोशिश करता है वो फेमिलियरिटी सिंड्रोम के ही अंदर होता है। लेकिन मेरा ये जैसे कि वो सिनेमा बुर्जुआ वैल्यूज को बहुत दिखाता है, वो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन बहुत सारे जो बुर्जुआ वैल्यूज हैं, बहुत सारे इमेंसिपेशन के लिए ही रहे हैं और वो उसके लिए लोग फाइट करते हैं, जैसे इंडिविजुअल राइट्स के लिए लोग फाइट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कंसर्न है कि जो सिनेमा डिफेमिलियरिटी वाला जो फ्रेमवर्क लेता है, एक बहुत बड़े प्रश्न को छोड़ देता है और लगातार छोड़ते जाता है और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को एटोमाइज्ड क्वेश्चन बना देता है, पर्सनल रिलेशंस में तब्दील कर देता है और सोशल को पर्सनल कर देता है, पर्सनल को पॉलिटिकल की जगह पॉलिटिकल को ही गायब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफेमिलियरिटी है, जो अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन है, कास्ट सिंड्रोम है, वो गायब हो जाता है। मेरा ये मानना है कि जब तक आप फेमिलियरिटी जो फ्रेमवर्क है, जो फेमिलियरिटी है, जो सेट पैटर्न है, उसको कंटेस्ट नहीं करेंगे तो तब तक आप डिफेमिलियरिटी पे नहीं जाएंगे। और डिफेमिलियरिटी को एड्रेस करने के लिए हमें कंटेस्टेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा फेमिलियरिटी के साथ, जो सिनेमा के एक फ्रेमवर्क में आता है। तब तक ऑडियंस जब तक ऑडियंस को ये नहीं डिमांड एंगेजमेंट ये नहीं पता होगा कि अनटचेबिलिटी और कास्ट प्रैक्टिस जो हमारी एवरीडे लाइफ में वो खुद ही एक प्रॉब्लमेटिक है। कई लोग मिलते हैं और ये बताते हैं कि अच्छा, कास्ट का जो प्रश्न है वो हमें सिनेमा से पता चलता है कि हमारे समाज में कास्ट एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिनेमा बता रहा है, प्रॉब्लम है कि हम अवेयर नहीं है बहुत सारे प्रैक्टिसेस की, आप पार्टिसिपेट करते हैं उन प्रैक्टिसेस में। तो हम प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, पता भले ना हो, ठीक है। सिनेमा क्या कर रहा है कि सिनेमा उस प्रैक्टिस को के सॉल्यूशन को एक अपने तरह से ले जा रहा है, जिसको ब्राह्मणिकल रिजोल्यूशन ऑफ कास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, ये मेरा मानना है। शायद इससे जुड़ा हुआ ही हरीश का एक प्रश्न है धनंजय। वो ये कहते हैं कि एक समय था जब सिनेमा स्टडीज़ में जो एक तरीके से जो सिनेमा की पूरी प्रस्तुति थी वो ऐसा थी कि वो एक राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे बढ़ाता है, सेकुलरिज़्म के आइडिया को आगे बढ़ाता है, सामाजिक ताने-बाने में प्रेम रहे, सौहार्द रहे, इसका संदेश देता है। लेकिन जैसे-जैसे हम ये देखेंगे कि एक तरीके के से राइट विंग का उभार हुआ हमारे देश में, तो वैसे-वैसे जो सिनेमा में जो प्रस्तुति की जो पूरी शैली है वो भी बदलने लगी और उस शैली में थोड़ा बहुत ऐसे मूल्य आने लगे जिसको कि हम बिल्कुल दक्षिणपंथी टर्न मान सकते हैं। तो ये जो हरीश पूछना चाह रहे हैं, जितना मैं उनके सवाल को समझ पाया हूँ, वो ये कि क्या हम ऐसी स्थिति में सिनेमा को एक इंडिपेंडेंट मीडियम मान सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि सत्ता में बदलाव के साथ उसमें भी बदलाव होते रहता है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस मीडियम, इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस में थोड़ा-सा डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट मीडियम मुझे नहीं लगता है कि सिनेमा को हमें मानना होगा, क्योंकि सिनेमा बहुत हद तक हमारे मटेरियल और सोशल स्फीयर में ही ऑपरेट करता है, तो उससे इंडिपेंडेंस की गुंजाइश तो नहीं है। ऑटोनॉमी और सेमी ऑटोनॉमी की गुंजाइश है, जब जो डोमिनेंट फोर्सेस हैं वो आपस में कॉन्टेस्ट कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको एक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि अभी मैं जिस फेमिलियराइजेशन और डीफेमिलियराइजेशन फ्रेमवर्क में बात कर रहा था, वो क्या हो रहा है कि जैसे कि कई बुर्जुआ वैल्यूज को सिनेमा रिप्रेजेंटेशन देता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन उसके खुद के डोमिनेंट स्फीयर, सोशल स्फीयर के लिए कोई खतरा नहीं होता है। तो बुर्जुआ वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिनेमा के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए भी, लेकिन कुछ वैल्यूज हैं जिससे डोमिनेंट इकोनॉमिक स्फीयर को कोई खतरा नहीं महसूस होता। तो वो आपको जो चॉइसेस हैं एज अ परचेजिंग राइट के तौर पे तो मिलती हैं सिनेमा में, एसर्ट रप्चर के सेंस में नहीं करता है, ठीक है। और रप्चर के बिना कास्ट क्वेश्चन ऑन टचेबिलिटी, सोशल रप्चर और रप्चर फ्रॉम द डोमिनेंट सोशल, उसके बिना मुश्किल है। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प रेमंड विलियम बताते हैं, और आपको अंबेडकर की राइटिंग्स में वो बहुत ही ज़्यादा हैं, जिसको हम एमर्जेंट कल्चर बोलते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि जो सिनेमा की रीडिंग है, पहला स्टेज तो हम डोमिनेंट कल्चर पे रह जाते हैं जो सिनेमा खुद प्रेजेंट करता है। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो हम अल्टरनेटिव कल्चर पे आते हैं, जिसको रेजिडुअल कल्चर बोल सकते हैं। लेकिन तीसरे स्टेज पे भी रीडिंग करने की जरूरत है हिंदी सिनेमा को, जिसको हम इमर्जेंट कल्चर बोल रहे हैं, क्योंकि सिनेमा में कोई नया कल्चर है, इमर्जेंट कल्चर आ रहा है कि नहीं। अब ये इमर्जेंट कल्चर जो एटोमाइज इंडिविजुअल और जो मेथड जो एक न्यू लिबरल इंडिविजुअल है और एक कास्टिस्ट इंडिविजुअल दोनों हैं, या कास्टिस्ट सोशल है, उसके बिना क्वेश्चन किए हुए नहीं आ सकता। अब जैसे देखिए, कटहल एक इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही न्यूआंस और बहुत ही एक असाधारण फिल्म बन पाई है, लेकिन वो इमर्जेंट कल्चर पे नहीं जा पाई है। फिल्म क्या कह रही है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो पैरिटी के सेंस में होना चाहिए। ठीक है कि मैं किसी भी हायरार्की में कमतर नहीं हूं, एक इंपॉर्टेंट असर्शन है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे कास्ट को ही प्रॉब्लमेटाइज किया जाता, rather than bringing emergent alternative in a form of parity। तो पैरिटी तक तो है सिनेमा में, ये हम देख रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट पर से अभी भी सिनेमा सोच नहीं पा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी जो सिनेमा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्राइसिस ऑफ मटेरियल स्फीयर से ही है और डोमिनेंट ब्राह्मणिकल स्फीयर से है, जो बहुत ही न्यूआंस और सटल मैनर में होता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी धनंजय ने जिस कटहल का जिक्र किया वो एक मूवी है जो नेटफ्लिक्स पे है, और हाल फिलहाल में कुछ मूवीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें से एक है। तो अगर जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें जरूर ये फिल्म देखनी चाहिए एक बार। और मैं इस बात से सहमत हूँ धनंजय। मुझे एक चीज़ उसमें कटहल में अच्छी लगी थी कि उसमें बसोड़ एक हैं जो कैरेक्टर हैं और जो कि अच्छे पोस्ट पर जाती हैं, तो वो एक तरीके से जितना मैं समझ पाऊँगा कि घुमंती जाति होती है। तो वो भी एक है, पर आप जो कह रहे हैं कि वो जाति के पूर्णतः विनाश को नहीं दिखाती है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन शायद वो भी एक प्रगति के रूप में हम देख सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें साथ-साथ अब दिख रही हैं, जो पहले एक सीन से गायब थी कि जो नायक होगा वो या तो ठाकुर होगा या उसकी जाति पता नहीं होगी हमें। अब हमें जाति पता होती है और हम देखते हैं कि जो हीरो है या हीरोइन है, वो वंचित समूह तबके का भी है। आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं हरीश के लास्ट सवाल को आपके सामने नहीं, रखूँ? लास्ट प्रश्न पे आते हैं। शायद वो इसी से जुड़ा हुआ है कि कोई कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो एलजीबीटीक्यू के मुद्दे हैं या फिर जो आदिवासियों के मुद्दे हैं या फिर जो दलितों के मुद्दे हैं, उनको आम तौर पर हिंदी सिनेमा में हाशिए पर रखा गया है। तो इसका क्या कारण है? दूसरा वो ये भी बोलते हैं, जैसे शैलजा भी अपने प्रश्न में लाना चाह रही थी कि पिछले 1 दशक में या उससे थोड़ा पीछे से हम देखेंगे कि दलितों के सवाल आ रहे हैं सिनेमा में, कुछ हद तक वो आ रहे हैं। तो इस चेंज को आप कैसे देखेंगे? ये 2 प्रश्न हैं जो हरीश करना चाह रहे थे मुझसे। मुझे लग रहा है कि वो प्रश्न क्यों है नहीं है इम्पोर्टेंट। इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको रिपीट करता हूँ कि ये अगर आप एक्सप्लॉयटेशन के वेरियस फॉर्म्स को और एक्सप्लॉयटेशन या ह्यूमिलिएशन के से जो प्रभावित ग्रुप्स हैं उनको लेके बात करेंगे, तो बेसिकली आप एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमिलिएशन को चैलेंज कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर जहाँ पे सोशल इतना स्ट्रांग है, और जिसको हम लोग बार बार ब्राह्मणिकल सोशल बोल रहे हैं, या मटेरियल स्फीयर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे क्राइसिस की पॉसिबिलिटी होती है कभी कभी। तो उस सेंस में मार्जिनलाइजेशन ऑफ एमर्जेंट वॉइसेस एक इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजी हो जाता है स्ट्रक्चर के द्वारा। तो ये एक तरीका है हमें समझने का कि ये क्यों मार्जिनलाइज किया गया है। दूसरा जो अभी फिर से दलित रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, मैं उसमें एक बात बस रिपीट करना चाहूँगा कि रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो बहुत पहले से हो रहा है, 1936 अछूत कन्या के बाद से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिल्म्स बनी हैं।
आते हैं दूसरे लेवल पे किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो एक जो है एक जो आइडिया है कि रिक्लेमेशन ऑफ द पास्ट, दैट हम सबका एक 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 पैरिटी है जो हम कास्ट, एक इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट है जो हम अभी पढ़ रहे थे कि यस कास्ट नो कास्टिज्म। तो अब ये जो फॉर्मूला है, एक 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 कई लोग कहते हैं कि हाँ हमारा ये कास्ट है बट वी आर नॉट कास्टिस्ट, फाइन। अगर ये फ्रेमवर्क इस सोशल साइंसेज में पिछले 30 साल से डिबेट में है, सिनेमा भी ये कह रहा है कि आई कैन बी फ्रॉम अपर कास्ट और अ पर्टिकुलर कास्ट, बट देयर कैन बी अदर कास्ट एज वेल। ठीक है, तो अगर हम इसको पैरिटी, ये पैरिटी सिंड्रोम है। पोस्ट कास्ट रिप्रेजेंटेशन और एंटी कास्ट और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसकी जरूरत कल्चरल स्फेयर में सबसे ज्यादा है, जो अंबेडकर बात कर रहे हैं अपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वाली पुस्तक में। तो अगर उसके पास करीब करीब अगर हम पहुंचते हैं और पहुंचा जाए, तो मुझे लगता है कि वहां पे सिनेमा एक चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं कि सोशल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सिनेमा, चूंकि कैपिटल और स्टेट, ये तीन का इंटरफेस फेस है। जैसे कैपिटल है और स्टेट है, स्टेट अपना कंट्रोल सिनेमा पे सेंसरशिप के थ्रू है उसका, या बहुत सारी पॉलिसीज के थ्रू है। और एक जो सोशल स्फेयर है, जो कंटेंट है, लोग कहते हैं कि कंटेंट बहुत ही हेट्रोजीनियस कंटेंट है सोशल का हिंदी सिनेमा में। मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है कि अगर हेट्रोजीनियस कंटेंट होता तो जो 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 लैंग्वेज होती, सोशल लैंग्वेज ऑफ हिंदी सिनेमा, वो वन डायमेंशनल नहीं होती, मल्टी डायमेंशनल। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इस कार्यक्रम के आखिर में कि अगर आपको हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ फ़िल्मों को सजेस्ट करना हो कि भाई ये फ़िल्म तुम ज़रूर देखो जिसमें कि कुछ दलित मुद्दों पे बातचीत हुई है या वंचित तबकों के मुद्दे पे बात हुई, तो आप 2-3 फ़िल्में ऐसी कौन-सी सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, अब उसमें वो मैं इम्पोज करूंगा अपने अपने उसको, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारी फिल्में हैं जो जिसको देखा जा सकता है। जैसे कि आप देखिए ना, अंबेडकर पे फिल्म बनी थी जो एक एक इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन प्रेजेंट करती है, अंबेडकर के ही नाम से बनी थी, जब्बार पटेल की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। या एक 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 सदगति है जो 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 फिल्म है, या बहुत सारी फिल्में हैं जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो चैलेंज नहीं कर रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक सदगति जो प्रेमचंद के नॉवेल पे ही आधारित है और सत्यजीत रे ने उस फिल्म को बनाई थी। और भी जो फिल्में हैं जो कास्ट पे बात करती हैं, लेकिन कई, जैसे कि आप सुजाता जरूर देखिए, सुजाता जरूर देखिए, जहाँ पे एक बहुत एक बिनाइन रीडिंग में तो बहुत अच्छी फिल्म लगेगी कि एक अपर कास्ट फैमिली बहुत सहृदय होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका लिमिटेशन यही है कि रिजोल्यूशन उस घर के ही अंदर हो रहा है, विद इन द कास्ट, नॉट आउटसाइड द कास्ट। इसमें कहीं पे भी ये आग्रह नहीं हो रहा है कि हम कास्ट छोड़ देते हैं, हम एक्सेप्ट कर देते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं कास्ट वाला प्रश्न तो नहीं। नहीं आवाज़ बंद थी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शैलजा अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आखिर में? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम जो रिप्रेजेंटेशन, वैसे धनंजय से मेरा पहले भी इस बात पे वो हुआ कि बीइंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, मुझे अभी भी वो लगता है कि जो टर्मिनोलॉजी है रिप्रेजेंटेशन, ये मुझे अभी भी लगता है कि ये थोड़ा इसकी जगह पोर्ट्रेयल अगर पॉलिटिकल साइंस में हम देखें, कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो मिसिंग है ना, तो एब्सेंस एज रिप्रेजेंटेशन आप बात करते हैं इस पे। if we don't take that, and if we take the definition of representation as generally we take in terms of in our discipline as making something absent present,
So I see that कि अभी भी हम पोर्ट्रेयल की स्टेज पर ही हैं, जहां पर एक वर्ल्ड व्यू जो कि आप कह रहे हैं कि एक सोशल डोमिनेंट सोशल से आता है, उसको हम उसके द्वारा कास्ट क्वेश्चन या दलित कैरेक्टर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं या पोर्ट्रे कर रहे हैं। इस पर मेरा आपसे पहले भी डिस्कशन हो चुका है, बट द बुक इज रियली वेरी कंपेलिंग एंड आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड रीड इट। और आप इसके फर्दर भी इस विषय पर और वॉल्यूम्स लेकर आए, और यही मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली very enriching experience having this conversation with you. Thank you so much, Kamal, for giving us this opportunity to come together and discuss this issue. तो मेरी शुभकामनाएं हैं धनंजय आपके साथ, और कमल आपके साथ भी, कि आप इसी तरह इस नई परख को आगे नई ऊंचाइयां देते जाएं, और इसके एम्बिट में बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल रेलेवेंट मुद्दे जो हैं विषयों पर आप डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शैलजा। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि धनंजय जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं, दोनों में उनकी समान पकड़ है। उनकी हिंदी में भी किताबें हैं कई, और अंग्रेजी में भी हैं, जिनकी सूची अभी मैं देने में असमर्थ इसलिए हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन नेहरू पर इन्होंने किताब हिंदी में किया है। रणधीर सिंह पर इनका एक वॉल्यूम है एडिटेड, जो कि इंग्लिश में है। तो शायद मेरा अनुरोध ये रहेगा कि अगर एक पूरी बुक अगर ना भी सिनेमा और दलित के मुद्दे पे आप कर पाएँ, तो कम से कम कुछ लेख ज़रूर शोध परख ले आएँ। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आम तौर पर जो हमारी आज की बातचीत रही, और उसके पहले भी हमने जिन किताबों को लिया है, उन किताबों में जिस तरीके के विषय हैं, वो कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी पीएचडी कर रहा है, तो शायद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। और मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से अगर बात कर रहा हूँ, तो क्या वो बुर्जुआ, कैपिटल, यहाँ तक कि ब्राह्मणिकल को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा, ग्रैस्प कर पाएगा। तो आप लोग इस बातचीत को ज़रूर पूरा सुनिए, आगे जो पीछे बातचीत हुई है गुफ्तगू में, उसको भी और इसे भी, और आपके कोई सवाल हों तो हम हमेशा उपलब्ध हैं छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स के स्तर पर भी आपसे बातचीत करने के लिए। और हमारी कोशिश यही है कि जो विमर्श का दायरा है वो बढ़े, जो अलग-अलग थ्योरेटिकल प्रोपोज़िशंस हैं, थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, उस पर हम ज़्यादा खुलकर बातचीत कर पाएँ। तो आज की बातचीत को आप सबने ध्यान से सुना। धनंजय, आप आए, आपने अपने विचारों को रखा, और आप तो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए ही हैं हमेशा के लिए। शैलजा को भी मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने समय निकाला, और हरीश किसी कारण से हमसे नहीं जुड़ पाए, पर उन्होंने बहुत गंभीरता से इस पुस्तक को पढ़ा है और बहुत सारे सवाल हमारे पास भेजे। इसलिए आप सब लोगों का धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि हम आगे इसी तरीके से गुफ्तगू में नए पुस्तकों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। तो धनंजय, आज के इस कार्यक्रम को मैं रोकता हूँ। अगर आखिर में आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, गुफ्तगू के जो संचालक है उसके रूप में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। सॉरी जी। जो प्रश्न है शैलजा का, जो अंतिम प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक्चुअली बुक पब्लिकेशन का एक अपना एक मीडिएशन है। मतलब आप लेखक हो सकते हैं, उसमें पब्लिशर है, उसमें 2 या 3 बहुत ही हार्श और क्रिटिकल रिव्यूअर्स हैं। ठीक है, तो वो जो बहुत सारे चैप्टराइजेशन और नाम और जो कंटेंट और जो साइज है वो मीडिएटेड एफर्ट होता है, और उसमें आपकी जो एक ऑटोनॉमी रहती है हद तक, लेकिन बहुत सारे चीज़ों को आपको रिव्यू के नाम पे भी मानना पड़ता है, क्योंकि एक पीयर रिव्यू का ये एक तरीका है कि आपको 2 एनोनिमस लोग डरा के भी रखते हैं कई बार कि आप पॉलिटिकली ठीक से लिखिए और टर्म्स दीजिए। ये कंटेस्टेड रिप्रेजेंटेशन के केसेस में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपका जो प्रश्न है वो वैलिड है, आगे मैं इस पे सोचूंगा, लेकिन एक ही सेंस में कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंट किया गया है, जो जिसका रेफरेंस है, जिसका मीनिंग है सिनेमा में, वो उसको भी कंटेस्ट करने का ज़रूरत है। और कंटेस्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो है ही नहीं उसको क्यों कंटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये था कि जो ऑप्शंस है उसको भी हम प्रेजेंस मान लेते हैं मेथोडोलॉजी के तौर पे। इस तरह से हम सारी सिनेमा को
कास्ट क्वेश्चन के तहत एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि अब्सेंस भी एक तरह का प्रेजेंस है। जैसे कि शोले की बात अगर हम कर रहे हैं, शोले में कास्ट है ही नहीं, दलित है ही नहीं। अब सवाल है कि गब्बर है कि नहीं, वो एक फ्रूटलेस डिबेट है, बट नहीं है, एक्सप्लिसिटली नहीं है। अब एक ठाकुर के ज़माने में, एक फ्यूडल के ज़माने में आप समझ सकते हैं कि दलित ना हो उस गांव में, दे कांट बी फिट अप कास्ट ऑफ एक ठाकुर जो स्टेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैंडिट्स को कैप्चर करने में स्टेट फेल्ड है, पुलिस फेल्ड है। वहाँ पे शोले बहुत ही आराम से कास्ट एट्रोसिटीज और अनटचेबिलिटी के प्रश्न को दरकिनार कर देती है। तो मुझे लगा कि ये अब्सेंस भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है जिसको मुझे एनालाइज करना चाहिए। लेकिन आपका जो प्रश्न, जो सुझाव, इसको मैं आगे भी सोचूंगा। जी। तो आज की बातचीत को हम यहीं रोकते हैं। मेरा माइक अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे तकनीकी मुद्दे भी आते हैं जिनको कि हम लोग लगातार उसमें इम्प्रूव करने की खुद को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने आ पाएँ। आज की बातचीत को मैं यहीं रोकता हूँ। शैलजा, धनंजय, आप दोनों लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, और हरीश को भी धन्यवाद जिन्होंने कुछ प्रश्न भेजे। नमस्कार, अगले अंक थैंक में यू। मिलते हैं।